सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल पाकिस्तान के 2 करोड़ गरीब खानदानों के लिए पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े वेलफेयर पैकेज का ऐलान किया था। आटा, घी और दालों पर 30% सब्सिडी देने की बात की गई थी, लेकिन आवाम को रिलीफ देने में अब तक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत का रिकॉर्ड कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा है। वज़ीर आज़म जब आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, गरीब आवाम की तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म बनने के बाद महंगाई बढ़ने के कई बार नोटिस ले चुके हैं, लेकिन इमरान खान जब नोटिस लेते हैं तो नोटिस ली हुई चीज़ों की कीमतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। महंगाई के पीछे माफिया के होने की बात करते हैं, उसे लगाम डालने की बात करते हैं, तो खाने पीने की चीज़ें मिलना तो दूर, मार्केट से ही गायब हो जाती हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो हर चीज़ ब्लैक में मिलने लगती है। और हर बार की तरह इस बार भी वैसा ही हुआ जैसा पहले कई बार हो चुका है। यहाँ वज़ीर आज़म ने सब्सिडी का ऐलान किया और पूरे मुल्क में आटा, घी, चीनी और दालों की कीमतें बढ़नी शुरू हो गईं। पेशावर में चीनी की कीमत इस वक्त 150 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गई है। कोयटा में यही चीनी 140 और पंजाब में 130 रुपये फ़ी किलो बिक रही है। घी तेल की कीमतों में भी 50-50 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत दावे कर रही है कि महंगाई और गुर्बत के एतबार से पाकिस्तान खित्ते के दीगर ममालिक से इस वक्त बेहतर पोजीशन में है। हुकूमत एहसास प्रोग्राम, शेल्टर होम्स, हेल्थ कार्ड स्कीम जैसे प्रोग्राम से आम आदमी को रिलीफ देने के लिए कोशिशें तो कर रही है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ महंगाई की वजह से आवाम की अक्सरियत इस वक्त मुश्किलात से दोचार है और ये शदीद मुश्किलात हैं। और हुकूमत के तमाम आदादो शुमार और दावे इस वक्त बेनतीजा साबित हो रहे हैं और हुकूमत जो भी कोशिश कर रही है उसका तरीक़ाकार भी इंतहाई मुश्किल है और एक आम आदमी का इस पर अमल करना इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम होगा। एक गरीब आदमी आटा, घी और दालों पर यह सब्सिडी कैसे ले सकता है, हुकूमत ने इसका तरीक़ाकार भी बता दिया है। कैसे, ये देखिए। यानी 30% सब्सिडी लेने के लिए सबसे पहले आपके पास 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो स्मार्टफोन और दूसरा आपकी माहाना आमदनी 31,000 से कम होनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में गरीब आवाम की अक्सरियत मजदूर तबका है और मजदूर या रेडीबान की अक्सरियत के पास स्मार्टफोन नहीं होता, और जिसके पास स्मार्टफोन है भी तो वो इसके इस्तेमाल से लाइल्म भी हो सकता है। तो अगर किसी गरीब को इस सब्सिडी से फ़ायदा उठाना है तो उसे कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन ख़रीदना पड़ेगा। फिर यह साबित करना पड़ेगा कि वो इस सब्सिडी का अहल है भी या नहीं। और एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि हुकूमत ने इस सब्सिडी का ऐलान 6 महीनों के लिए किया है, लेकिन इसको लेने के लिए जो तरीका बताया गया है उस पर अमल करने के लिए ही एक गरीब आदमी को महीनों लग सकते हैं। तो गरीब आवाम को टारगेटेड सब्सिडी देना बहरहाल हुकूमत का एक अच्छा फैसला है, लेकिन अगर हुकूमत कीमतों को कंट्रोल करने का बेहतर और मौसर निज़ाम बना ले तो महंगाई की सूरत हाल में बेहतरी लाई जा सकती है और वो बेहतरी पूरे के पूरे आवाम के लिए हो सकती है। अब इस सूरत हाल में जो अवाम है, जो अपोजिशन जमातें हैं, वो तो हुकूमत पर तनकीद कर रही हैं, लेकिन जो हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमातें हैं, क्या वो भी आवाम के इस दर्द को, इस तकलीफ़ को महसूस करती हैं और वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ मौक़ों पर वो अपने एहतजाज, अपनी शिकायतें, अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रखते रहे हैं। इस वक्त भी क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ात और कुछ शिकायतें उनके पास मौजूद हैं? इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। काफ़ी से सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। MQM पाकिस्तान से कमर नवीद जमील साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो कामिल अली आगा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कामिल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। कामिल साहब, जितनी महंगाई बढ़ रही है, एक आम आदमी के लिए मुश्किल से मुश्किल तर हालात होते जा रहे हैं, ओवरऑल इस हुकूमत की 3.25 साल कारकर्दगी को आप और आपकी जमात किस तरह से देखती है? पहले तो ज़रा ये फरमाइएगा। देखें, हमारी जमात वो जमात है जो पिछले 3 साल से तवातर के साथ हुकूमत को इंतबाह कर रही है कि आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। उस सिलसिले में आपने देखा होगा कि हमने हमेशा हुकूमत को ये कहा कि जो भी पॉलिसी बने उसके अंदर जो मुआदा था हमारा, वो ये था कि कंसल्टेशन होगी, पॉलिसी मेकिंग में भी हमारी इनपुट शामिल होगी और डे टू डे इश्यूज़ जो हैं उनके ऊपर भी तवातर के साथ कंसल्टेशन होगी और जो फैसले होंगे उनके ऊपर अमल दरामद कराना हुकूमत पे फ़र्ज़ होगा। लेकिन एक मैं समझता हूँ कि एक अलमिया रहा इस हुकूमत का कि कंसल्टेशन में तवातर नहीं रहा और तसलसल के साथ मुशावरत ना हो सकी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब
कंसल्टेशन में कुछ बेहतरी आई और हमारे साथ कुछ इश्यूज़ के ऊपर कंसल्टेशन शुरू की। हमने हुकूमत को कहा कि ये बात दुरुस्त है कि महंगाई की जो दो वजूहत हैं, एक बैनुल-अक़वामी और एक लोकल सतह पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का ना होना। तो हमने कहा कि फिलफौर ये किया जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बेहतर किया जाए, मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस का खात्मा किया जाए ताकि कीमतों के अंदर तवाज़ुन आए और उसके अंदर एक बेहतरी आए और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ना होने की वजह से बिला वजह की महंगाई, यानी आज मैंने सुना कि चीनी लाहौर में 140 रुपये मीडिया बता रहा है, क्या हालात हैं ऑन ग्राउंड ये भी पता चल जाएगा। लेकिन ये पेशावर और कोयटा में तो मामला जो है वो कराची में 150 रुपए तक भी पहुंच चुकी है। तो ये कीमतें कहाँ जा रही हैं? माजी में इतनी महंगाई शायद इस पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के अवाम ने कभी नहीं देखी है। ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और हम अपने दौर में इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के ज़रिए इसके अंदर बेहतरी लाते रहे हैं और तवाज़ुन लाते रहे हैं और ये फीजिबल होता है। और उसके लिए चाहिए ये कि इलाकाई तो सतह के ऊपर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई जाएँ, वर्कर्स को उसके अंदर शामिल किया जाए और वर्कर्स के अंदर, पॉलिटिकल वर्कर्स के अंदर बड़ी जान होती है, वो अपना तन मन धन दाव पे लगा देता है और इसके लिए काम करता है। उसके साथ साथ इलाका मजिस्ट्रेट बहाल किए जाएँ, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो मुकर्रर किए जाए, डीसी सिस्टम जो कुछ साल पहले इस मुल्क में राय था उसको दोबारा बहाल किया जाए। साहब ये जो तमाम तजवीज़ आप इसको दे रहे हैं, ये ज़ाहिर है हुकूमत 3 साल से इस सिस्टम का हिस्सा है। 3 साल से ज़ायद अरसा अब ये इसको हुकूमत करते हुए हो गए, वफाक में भी, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में तो 8 साल तजुर्बा हो गया। तो कहाँ पर लैग कर रही है हुकूमत? क्यों अपनी रेट कायम नहीं करवा पा रही? क्यों कीमतों का तयन नहीं हो पाता? होता है तो उस पर अमल दरामद नीचे तक नहीं हो पाता। और फिर जो कंसल्टेशन वाली आपने बात की है, कंसल्टेशन प्रोसेस क्यों इससे पहले प्रॉपर नहीं हो सका आपके साथ? कहाँ डिस्टर्बेंस मौजूद थी? ये मैंने अर्ज़ कर दिया कि ये अलमिया रहा है इस हुकूमत का कि मशावरत में इनको दिलचस्पी नहीं रही, जिसका नुकसान अब उठाना पड़ रहा है। बाकी ये बात तो बड़ी आसानी से कही जाती है कि जी हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते, या ज़ाहिर है हुकूमत छोड़ी नहीं जाती, सिस्टम को बर्बाद नहीं किया जाता। यही तो एक वजह थी जिसकी वजह से हम इस पीटीआई के अलाई बने थे। तो हम बीच दोराहे के इस सिस्टम को गिराना तो नहीं चाहेंगे, ना ही मैं समझता हूँ कि अपोजिशन गिराना चाहती है। सही। चलें कामिल साहब, आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है जो दीगर बड़ी इत्तेहादी जमातें हैं, हुकूमत की जितनी भी तमाम जमातें, उनको भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो MQM से कंवर नवीद जमील साहब भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं क्योंकि ये भी एक बड़ी अहम इत्तेहादी हुकूमत की है, जमात के भी पास हैं। तो कंवर नवीद साहब, ज़ाहिर है वजारतें भी आपके पास मौजूद हैं, उस वजारतों के पर्क्स और तमाम फ़वाइद भी आप लोगों को मिल रहे हैं और हुकूमत आपको भी एतराज़ है काफ़िली की तरह की कंसल्टेशन का हिस्सा नहीं बनाती। जब अहम फैसले किए जाते हैं या लिए जा रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी मुशावरत को उसमें शामिल नहीं किया जाता। जी हाँ, ये शिकायत है जो कि हम वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी कई बार कर चुके हैं कि चूँकि इत्तेहादी होने के नाते हम हो या मुस्लिम लीग काफ हो, उन तमाम पर जो गवर्नमेंट के गैर मकबूल इक़दामात होते हैं उनका असर तो पड़ता है, लेकिन अगर उसमें मशावरत हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि हमारे पास भी बहुत तजर्बेकार लोग हैं कि हमने बेहतर कोई मशवरा दे दें। तो ये शिकायत रहती है। बहरहाल जहाँ पर ये कोलिशन वगैरह का सिलसिला होता है वहाँ पर ये तमाम चीज़ें तो होती हैं। तो कंवर साहब, ये अभी तक ये सिलसिला ये चल रहा है? अभी तक आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है चीज़ों पर और अभी भी आप उस एहतजाजी मोड में ही हैं, या फिर कुछ सोचना, कोई फ़ैसला करना या इस तरह की कोई चीज़ शुरू की है? चूँकि कुछ दिन पहले अपोजिशन के एहसन इकबाल साहब ने, नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी हुकूमती इत्तेहादियों को मुखातिब करके बोला था कि आप लोग सोचें, इसमें आप हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। जो ये महंगाई हो रही है, जो मिस गवर्नेंस हो रही है, आप इसका पार्ट हैं। देखें, हमने अगर हम गवर्नमेंट का इत्तेहादी बने हैं या पीटीआई के इत्तेहादी गवर्नमेंट में हम हैं तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के आवाम के लिए और स्पेशली
जो हमारे कराची, हैदराबाद या सिंध के अर्बन इलाक़ों के, शहरी इलाक़ों के वोटर हैं, उनके मसाइल के हल के लिए, उनकी परेशानियों को कम करने के लिए है। तो इस हवाले से जो, चूँकि हम एक कोलिशन हैं, तो जो भी गिले शिकवे होते हैं जो हम महसूस करते हैं उन्हें हम तक पहुंचा देते हैं, और काफ़ी मर्तबा वो उसकी तदारुक के लिए कोशिश भी करते हैं। अच्छा, लेकिन अभी ज़ाहिर कामिल साहब आपने बताया कि कई बार वज़ीर आज़म से इस बारे में शिकायत की गई, लेकिन वो शिकायत दूर हुई नहीं। तो कामिल साहब, अगर एक बार या दो बार हो जाए तो उससे हम गलती तसव्वुर कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही अमल बार बार हो रहा हो तो फिर उससे तो शायद आदत तसव्वुर करना चाहिए ना, कि आदत से मजबूर है हुकूमत अपने इत्तेहादियों को इग्नोर करने पर। देखें, कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं जो वक्ती तौर पे सामने आते हैं, कुछ होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होती है। अच्छा, पीटीआई में ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि ये मशावरत को कोई अच्छा अमल शायद नहीं समझते और इसको कोई अहमियत नहीं देते, लेकिन हमारी इत्तेहादी जमातों की, एमकेएम की, हमारी और जीडीए की, ये इनके सबके पुरजोर इसरार के ऊपर अब कोई मुशावरत का अमल शुरू तो हुआ है और उसके अंदर कोई बेहतरी आई है। कुछ सोच में भी आप देख रहे हैं कि बेहतरी है। ये 30% सब्सिडी जो है ये तो इस पार्टी की सियासी तरबियत तो खुद इमरान खान साहब ने की, अपनी जिद्दोजहद भी वो गिनवाते हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, ये फिर ये खान साहब से ही बाकी सब में मुंतकिल हुआ है, या फिर जो इधर उधर से दूसरे पकड़ धकड़ करके काबीना बनाई गई थी इलेक्टेबल्स की, ये उनकी आप बात कर रहे हैं खास तौर पर? देखें, आपका तजर्बा उतना नहीं है जितना मेरा तजर्बा है, इसलिए मेरे मुंह से आप कुछ गुलवा नहीं सकते। मैं अपनी मर्जी से ही कहूँगा जो कुछ कहूँगा। ये इस हद तक कहना तो मुमकिन नहीं होता। टीम होती है, टीम जो आपस में मुशावरत करती है। मुझे ऐसे लगता है कि कोई आपस की मुशावरत में भी इनकी कमी रहती है इश्यूज़ के ऊपर। अच्छा। पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर आपस की मुशावरत सबसे पहले होना ज़रूरी है, और उसके बाद फिर इत्तेहादियों के साथ मुशावरत। ये हमारे एग्रीमेंट का भी हिस्सा था। ये कोई हम ऐसी बात नहीं कर रहे कि जिसके जो कोई अनहोनी हम बात कर रहे हैं। ये हमारा जो बुनियादी मुआदा था उसके अंदर ये शामिल था कि डे टू डे मुशावरत होगी और पब्लिक इश्यूज के ऊपर मुशावरत और कामिल साहब, उसके बाद जो बुनियादी मुआहदे पर अब तक कितने फीसद दरामद कराना हुकूमत, क्या 5% या 10% भी उस पर अब तक अमल किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने? ये इसमें फीसद वाला मामला तो मैं कोई अपना हिसाबदान नहीं हूँ, लेकिन कम कम मुशावरत हुई जिसकी वजह से कम अमल दरामद हुआ। तो इसलिए ये शिकायत है जिस पर हम इसरार करते रहते हैं। ये जमहूरी अमल का हिस्सा है कि जब तक ये हमारा अलायंस इनके साथ है, हम ये कोशिश करते रहेंगे कि ये इस्लाह की तरफ जाएं, और इस्लाह अहवाल से ही मुमकिन है कि ये अवामी इश्यूज जो हैं उनके ऊपर बेहतर। कामिल साहब, इस वक्त जो ट्रैक है हुकूमत का, क्या आपको ये लग रहा है इस ट्रैक पर चलते हुए मईशत बेहतर हो सकती है? जिस इस्लाह के अमल का आप जिक्र कर रहे हैं उसी अमल पर अमल कर रही है हुकूमत, उसी ट्रैक पर जा रही है? और कब तक आप इनके साथ कोalition पार्टनर के तौर पर रहेंगे? तय है कि 2023 तक आप रहेंगे इनके साथ? यकीनी तौर पे इसमें कोई वहाम वाली बात नहीं है। हम जिसके साथ जो मुआदा करते हैं उसको पूरा करते हैं, और हम उसके ऊपर पूरा दिलो जान के साथ जो है वो शामिल रहते हैं। हमारे अंदर कोई वहाम वाली बात नहीं है। हम जो कोशिश कर रहे हैं वो बेहतर कोशिश है, और 2 साल पड़े हैं। 2 साल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं, और बेहतर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि होंगी। अच्छा। और इसकी तरफ तवज्जो अब प्राइम मिनिस्टर ने दे दी है, और जो फैसले प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं वो बेहतरी वाले फैसले हैं। सही। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर निज़ाम को वज़ा करना जो है, जो ऐलान किया है प्राइम मिनिस्टर ने, वो बहुत अच्छा है। उसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा, वो क्या निज़ाम होगा कि हकदार को हक पहुँचेगा, इसके लिए हम तवज्जो मज़ीद दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर तवज्जो दी गई और कोई लाहेअमल
अच्छा मरतब कर लिया गया तो इंशाल्लाह बेहतरी वाले मामला। चले मामला बेहतरी वाले हो सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर कामिल अली आगा साहब कह रहे हैं कि हम मुआहदे पूरे करते हैं, जो मुआहदा हम करते हैं, फिर अपोजिशन की जमातें खासतौर पर पीपल्स पार्टी क्यों अदम एतमाद की तजवीज़ बार बार दे रही है? क्या उन्हें आपसे उम्मीद है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों से उम्मीद है कि वो उसका साथ दे देंगे? मैं सवाल आपकी तरफ लेकर आता हूँ, लेकिन कामिल साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ। कामिल साहब कोई अदम एतमाद नहीं करेंगे, आप यकीन रखें, कोई अदम एतमाद नहीं करेंगे, ना वो करना चाहते हैं, उनके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। पीपल पार्टी वाले अदम एतमाद क्यों करेंगे? अच्छा। उनको अपनी हुकूमत सिंध की वो ज़्यादा अजीज़ है, आपकी गुफ्तगू से भी ज़्यादा अजीज़ उनको अपनी हुकूमत है, वो आपके मशवरे पे अमल नहीं करने वाले। नून लीग वाले भी ऐसा नहीं करेंगे। कामिल साहब ये तो तजवीज़ ही पीपल्स पार्टी की है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को पीडीएम की तजवीज़ दी थी, पीडीएम के चार्टर में शामिल है, अपनी केसेस को खत्म करवाना है। अच्छा, मैं आपकी तरफ जरा वापस आता हूँ। अब कमर नवाज जमील साहब, ये हुकूमत की कारकर्दगी अगर ऐसी रही, 5 साल पूरे हो गए, फिर अगले इलेक्शन में अगर ये हुकूमत फिर जीतने में कामयाब हो जाती है, फिर आप इस कारकर्दगी के साथ इसके इत्तेहादी बनेंगे या फिर साथ छोड़ देंगे? देखिए, ये तो अगला जब इलेक्शन होगा उस वक्त ये देखा जाएगा, लेकिन बहरहाल जो कोरोना के बाद पूरी दुनिया की सूरत हाल है, उसमें पूरी दुनिया में ही महंगाई हुई है और इमरान खान साहब ख़ुद कोशिश भी कर रहे हैं रिलीफ देने की। वो जिस तरह सऊदी अरब गए, वहाँ से उनसे सऊदी अरब के हुक्मरानों से मुलाकात कर फिर ये वो डॉलर्स का बंदोबस्त किया है जिस पर डॉलर्स के कीमत नीचे आ रही, तो अपने तय वो कोशिश कर रहे हैं और हम इस बात में पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह कोई बेहतरी का रास्ता निकलेगा। तो कमर नवीस साहब, इसका मतलब ये हुआ आपके जवाब से मतलब लिया जाए कि जो इस वक्त हुकूमत की माशी कारकर्दगी है, जो इस वक्त महंगाई का बोझ एक गरीब आदमी पर पड़ा हुआ है, उसके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है, इन हालात में आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? खान साहब की अगर 10 में से नंबर देने हो तो आप 8-9 नंबर दे देंगे उनकी हुकूमत की कारकर्दगी को? देखें, अपना थोड़ा सा इसमें आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं ना, तो पहले भी आपको कामिल अली साहब ने भी पॉइंट आउट किया था। देखो, आप अपने ख़ुद जो है अपनी ख्वाहिशात अपने मेहमानों के मुंह में नहीं डाला करें ना, ये वैसे भी गैर उसूली और तो सिर्फ सवाल है, ये बात है ना, आवाम पर महंगाई का बोझ नहीं है। नहीं, सवाल नहीं है, नहीं, ये सवाल नहीं है, ये जवाब है ना। देखिए, मैं आपको कि मैंने आपको शुरू में ये बता दिया था कि हम हुकूमत के साथ हैं लोगों के मसाइल को हल करने के लिए, और इसके लिए हम मुसलसल हुकूमत पर यही दबाव डाल रहे हैं कि गरीब पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ का रास्ता निकालें। इन्होंने अपने तौर पर इमरान खान साहब ने एक स्टेप लिया है और हम ये समझते हैं कि ये स्टेप ही लास्ट स्टेप नहीं है। मौजूदा हुकूमत ये कोशिश और मज़ीद ये कोशिश करेगी कि लोगों को बेहतर रिलीफ दिया जाए, और हम अपना हुकूमत से मुतालबा, अपना इसरार, अपनी इज़्ज़त जारी रखेंगे कि लोगों की रिलीफ के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो कमर नवीस साहब, ये इन 3-3.25 सालों में अब तक जो रिलीफ ये हुकूमत दे सकी है आवाम को, उससे आप बिल्कुल मुतमईन हैं? चूँकि आप खुद ही ये फरमा रहे हैं कि आवाम के हुकूक के लिए, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इत्तेहादी आप बने थे। कराची के लिए पैकेजेस के ऐलानात किए गए, कभी 162 अरब, कभी 1100 अरब, क्या वो सारे वादे हुकूमत ने अब तक पूरे किए हैं? तो कराची में अभी भी जो सूबाई हुकूमत के करने के काम हैं वो भी वफाकी हुकूमत कर रही है कि फूर का, जो कि आवाम तक पानी की सप्लाई प्योर प्रोविंशियल मैटर है, उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट वफाकी हुकूमत कर रही है। यहाँ पे ग्रीन लाइन के लिए ट्रांसपोर्ट जो कि प्योर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उस पर भी वफाकी हुकूमत कोशिश कर रही है, और वो कर भी इसलिए रही है कि ये सब हमारे उनसे एग्रीमेंट के हिस्से थे, उस पर अमल करने की वो कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के अवाम इस महंगाई के दौर में बहुत परेशान है और उनकी रिलीफ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम बार बार वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसके लिए रास्ता निकालें, लोगों को रिलीफ दें, जिसके लिए अभी उन्होंने इक़दाम किया भी है इंशाल्लाह। और अभी तक की आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि हुकूमत ने अब तक काफ़ी इक़दाम करेंगे, लेकिन अभी चंद रोज़ पहले की खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कामिल अली आगा साहब के साथ ही एक TV प्रोग्राम में मौजूद थे। उस वक्त वो क्या गुफ्तगू कर रहे थे, ज़रा उनके 2 जुमले सुन लीजिएगा। जी,
तो कामिल अली आगा साहब, अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ आप भी प्रोग्राम में मौजूद थे और वो तो हुकूमती कारकर्दगी से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं थे। उन्होंने कहा था कि हमें अपने आवाम को जाकर जवाब देना है, हुकूमत को अपनी सिमत का तयन करना पड़ेगा। लेकिन अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं और आज हम देख रहे हैं कि थोड़े से आप भी बहुत हद तक मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, कंवर नवीद जमील साहब भी इस वक्त मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। ये कल के प्राइम मिनिस्टर के ऐलान के बाद आप लोग मुतमईन हुए? बिल्कुल इसलिए कि जब कंवर साहब मैं आता हूँ जरा, कंवर साहब मैं आ रहा हूँ जरा, कामिल अली आगा साहब से पहले मैं इस पर टेक ले लूँ। कंवर साहब मैं आ रहा हूँ। जी कामिल साहब। जी देखें, बात यह है कि कंवर नवीद साहब ने जैसे फरमाया कि बहुत सारे काम हैं जो ये इस हुकूमत ने किए हैं और हुकूमत कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। आप देखें एहसास प्रोग्राम जो है वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और उसके अंदर कोविड के अंदर जितनी आम आदमी को, गरीब आदमी को, जिन लोगों का कारोबार डिस्टर्ब हुआ, रोज़गार मुतासर हुआ, उनके लिए उन्होंने कितने अच्छे फ़ैसले किए और कितनी बड़ी रकम जो है मुख्तस की और उन तक पहुँचाई, यानी करोड़ों ख़ानदानों को उसका फ़ायदा हुआ। उसके बाद ये जो हाउसिंग स्कीमें जो हुकूमत वज़ा कर रही है उसके अंदर जो फैसिलिटेट किया है और सस्ते कर्ज़ों के ऊपर आम आदमी को बग़ैर गारंटी के और बग़ैर किसी प्रॉपर्टी को प्लज किए हुए कर्ज़े मिल रहे हैं और लोगों को इस मामले में सहूलतें ही बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन रिजर्वेशन, हम इत्तेहादी हैं, रिजर्वेशन उन चीज़ों के ऊपर रहती है जिनके ऊपर आम आदमी को अपना रिलीफ नहीं मिलता। यानी ये महंगाई वाला मामला जो है उसके अंदर हम समझते रहे हैं और समझते हैं कि मुशावरत के साथ अगर कोई पॉलिसी की जाए तो उसके अंदर बेहतरी आ सकती है। और ये दो किस्म की महंगाई, एक बैरून मुल्क से आने वाली महंगाई है और एक पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर वाली महंगाई है उसके अंदर फिल फॉर अच्छी पॉलिसीज वज़ा करने से फ़ायदा हो सकता है। और सही, लेकिन अभी भी हो सकता है हुकूमत करेगी और मुस्तक़बिल के सीगे का जिक्र करके कामिल साहब उम्मीदें लगा रहे हैं। तो जी कंवर नवीद जमील साहब, कावश तो शुरू हो गई ना जी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, 3 साल बाद का प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरू किया। तो कंवर नवीद जमील साहब, अभी खालिद मकबूल साहब का आपने गुफ्तगू उनका शॉर्ट सुना, वो तो सोच रहे थे कि अब लाहे अमल आगे क्या इख्तियार करना है, इस हुकूमत के साथ चलना है या नहीं चलना है, कोई फैसला लेने की बात कर रहे थे, लेकिन आप बहुत मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। देखिए, उसकी वजह यह है कि हम जो रिजर्वेशन वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने रखते हैं वो उसको संजीदगी से लेते हैं। अभी ये इन्होंने बहुत बड़ा एक रिलीफ पैकेज का अनाउंस किया है। अब इस पर कई एक आराय हैं, एक ये कि यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए गरीब लोगों तक ये रिलीफ पहुंचाया जाए। ठीक है, चलें, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें चाहते हैं कि इसका बेनिफिट है और आगे इन इक़दामात का सिलसिला जारी। इस पर अपोजिशन की क्या राय हो सकती है कि इत्तेहादी इस हद तक मुतमईन है? कमर ज़मान कायरा साहब ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। कामिल अली आगा साहब और कंवर नवीद जमील साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक से पहले कामिल अली आगा साहब, कंवर नवीद जमील साहब, हुकूमत के दो बड़े अहम इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे और दोनों ही हुकूमत की कारकर्दगी से, खासतौर पर कल के प्राइम मिनिस्टर के खिताब से बहुत मुतमईन नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने अब रिलीफ के लिए ये पहला बड़ा कदम उठा लिया और आगे भी ये इक़दाम उठाने का सिलसिला जारी रहेगा। और कामिल अली आगा साहब ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की कि पीपल्स पार्टी की जो अदम एतमाद की तजवीज़ थी, जो उसने PDM के सामने पेश की, जिसको उस वक्त कंसीडर नहीं किया गया, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ऐसी किसी तजवीज़ पर संजीदगी के साथ आगे काम नहीं करेगी और कोई अदम एतमाद पंजाब में नहीं आएगा। अब इस पूरी सूरत हाल पर कमर ज़मान कायरा साहब से गुफ्तगू करते हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। तो कायरा साहब, पहले ये जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है 2 करोड़ लोगों को 30% सब्सिडी, वो भी सिर्फ 3 चीज़ों पर, वो आटा, दाल और घी, उस पर हुकूमत के इत्तेहादी तो बड़े मुतमईन है। और ज़ाहिर है जब तक ये इत्तेहादी हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, इन्हें कोई खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे, तो अपोजिशन के लिए मुमकिन नहीं होगा इस हुकूमत को घर भेजना। कायरा साहब, हुकूमत को घर भेजने के लिए तो जी हमारी ऑफर भी मौजूद है और बिल्कुल वर्किंग भी मौजूद है। बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के ऐलान से उनके इत्तेहादी तो शायद थोड़े बहुत किसी तरह उन्होंने मुतमईन किए हों, लेकिन पाकिस्तान के अवाम मुतमईन नहीं है, जिनके घर में भूख है, घर में मुश्किलात हैं, दवाई लेने को नहीं है, बच्चे उनके जो हैं वो
प्रॉपर खुराक नहीं खा रहे, और अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, यूटिलिटी बिल्स हैं कि वो उनकी शकत से बाहर निकल गए हैं, ना बिजली का बिल दे सकते हैं न गैस का बिल दे सकते हैं, और आने वाले दिनों में अभी और नवीद है कि और महंगाई होगी। उसके ऊपर इत्मीनान वाली क्या बात है? वजीर आजम साहब ने फिर नवीद सुना दी है। हाँ, उन्होंने फरमाया कि 2 करोड़ लोगों के लिए हमने 120 अरब रुपए का पैकेज रखा है। इन 2 करोड़ लोगों की आइडेंटिफिकेशन सर्वे के जरिए अगर कर ली गई है तो ये गौर कीजिए, पूरे पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स तो सिर्फ शहरी इलाकों में हैं, बिल्कुल, और वो भी किसी शहर में 1 है, किसी में 2 हैं। उन यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए तो आप ये काम नहीं कर सकते। और कैसा पूरे पाकिस्तान में 6000 यूटिलिटी, 6000 से भी कम है, 5900 कुछ यूटिलिटी स्टोर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, और वो भी शहरी इलाकों में। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि शहरी इलाकों में, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा है, वो तो देहात पे रहता है और गुर्बत भी वहां ज्यादा है। और आप अक्सर देखिएगा कि जो शहर हैं वहां पे भी जो डिसेंट आबादियां हैं, कंपैरेटिवली खुशहाल आबादियां हैं, वहां यूटिलिटी स्टोर ज्यादा है मार्केट्स के अंदर। जो गरीब इलाके हैं उन इलाकों के अंदर अनफॉर्चुनेटली उनका जो स्प्रेड है वो कम है। तो अगर आप यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए देना चाहते हैं तो फिर आप उनको कार्ड कैसे इशू करेंगे? अगले 2-4 महीने तो आपको कार्ड देते हुए लग जाएंगे। बिल्कुल, तो 6 महीने का तो ये प्रोजेक्ट है। दूसरा ये है कि 6 माह में तो इसकी मुद्दत भी खत्म हो जाएगी कार साहब, कि 6 साल तक तो इसकी 6 महीने सब्सिडी कीजिए। अच्छा, ये हो सकता है कि जी उसको 6 महीने के बाद एक्सटेंड किया जाए, पता नहीं, हो सकता है कि नहीं, मुझे नहीं पता इसका। लेकिन जरा गौर कीजिए, कल वजीर आजम साहब ने अपनी स्पीच में क्या फरमाया। उन्होंने कहा कि आप दुकान पे जाएंगे और दुकानदार आपसे 100 रुपए के बदले 70 रुपए लेगा, 30 रुपए उसको सब्सिडी मिल जाएगी गवर्नमेंट से। पाकिस्तान के 2 करोड़ लोग अगर पूरे मुल्क के अंदर फैले हुए हैं तो आपको सारे मुल्क के रूरल अर्बन एरियाज के अंदर दुकानदारों को आइडेंटिफाई करके उनको कौन मॉनिटर करेगा, कौन रजिस्टर करेगा। आज भी जो सस्ते बाजार लगाए जाते हैं उनमें कुछ तो वो है जो मार्केट कमेटियां करती हैं, या जो मुख्तलिफ अंजुमन है, जैसे फ्रूट वाले हैं, सब्जी वाले हैं, वो कुछ स्टॉल लगा देते हैं। और जो मेजर काम है, मतलब फर्ज करें आटा है या चीनी है, वो अगर गवर्नमेंट की तरफ से आती है तो कभी सर्वे करा के तो देखें कि कहीं 10 ट्रक अगर उसका कोटा है तो क्या वहां 5 भी लोगों को रिसीव होते हैं कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये किसी एक गवर्नमेंट की, मैं सिर्फ इस गवर्नमेंट को नहीं कसूरवार ठहराऊंगा, हमारे यहाँ सोसाइटी में पूरी में प्रॉब्लम ये है। तो जो भी जहाँ पे ह्यूमन हैंड बढ़ता चला जाएगा वहां पे करप्शन के दास्तानें खुलती जाएंगी। जब हमने बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम, जो आज भी आसान बेस वही है, उसी के ऊपर खड़े हैं, उसी का नाम है, उसी का फंड है, उसी का कॉन्सेप्ट है। साहब, इस पर ये जो इसके मैकेनिज्म से मुताल्लिक कल हुकूमत ने एक क्लियरेंस दी, क्लियरिफिकेशन की। 1 मिनट जी जी जी। तो वसीला सेहत है या वसीला रोजगार है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, वो एग्जैक्टली ये वही ख्वाब है, वही ख्वाहिश है, वही कोशिशें हैं, जिसको नाम बदल के वो कह रहे हैं हमने बड़ा कमाल कर दिया। ये आपका अपना ख्वाब तो नहीं है, ये तो बेनजीर भुट्टो शेख का ख्वाब था। लेकिन उसके जरिए भी हमने कोशिश की थी कि हम कैश ग्रांट्स दें। अगर हमने लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, सर्वे कर लिए हैं, और ट्रांसपेरेंट सर्वे है, तो वो 2 करोड़ लोग जो आपने पुअरेस्ट ऑफ द पुअर आइडेंटिफाई किए हैं, उनको आप कैश ग्रांट्स दे दें, या फिर और कोई तरीका अडॉप्ट करें कि आप उन पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो लोग हैं उनके एड्रेसेस भी आपके पास मौजूद हैं। फर्ज करें आपने किसी घर को 2000 रुपए की सब्सिडी देनी है या 1000 रुपए की सब्सिडी देनी है पर मंथ, तो उसका तरीका क्या होगा? उसका बड़ा आसान तरीका है, आप उसके बिजली के बिल को कि उसके ऊपर 1000 रुपए की माफी दे दें। मेरा बिल आता है 1500-1200, मैं एलिजिबल हूँ, मेरे पास वो आइडेंटिफिकेशन है, उसको आप कंप्यूटर में डाल सकते हैं। मैं जाता हूँ बैंक में, बैंक मेरा मुझसे वो बिल लेता है और वो देखता है 1000 रुपया माइनस करके बाकी 200 है, 300 है, 400 में देता हूँ। सो ये एक डायरेक्ट सब्सिडी है जो कैश की सूरत में लोगों को मिल सकती है। अगर आपने ह्यूमन हैंड में ये पटवारियों और तहसीलदारों के ये तो बड़ा सादा सा तरीका है जो आप बता रहे हैं कि इस तरह इस पर अमल दरामद हो सकता है। जो हुकूमत ने जो मैकेनिज्म तय किया है, थोड़ा सा वो मैं आपको बताता हूँ। कल फारूक हबीब साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया था कि एक ऐप स्मार्टफोन में डाउनलोड होगी जो उस सारिफ के पास भी होगी, जो उस दुकानदार के पास भी होगी,
उस ऐप पर एक कोड आएगा, वो कोड जाकर दुकानदार को दिखाएगा, वो कोड वो उस ऐप में एंटर करेगा, फिर उसके बाद उसको सब्सिडी मिलेगी। मतलब ये हुआ कि जिसको ये सब्सिडी लेनी है उसके पास स्मार्टफोन भी होना चाहिए, उसके पास वो ऐप भी होनी चाहिए, फिर उसे वो स्मार्टफोन चलाना भी आना चाहिए। तो ये इन 2 करोड़ लोगों को क्या वाकई आता होगा, ऐसा समझते हैं आप? यही सारा अमल जो है वो दुकानदार के पास भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दुकानदार के पास इतना टाइम होगा कि वो एक एक का कोड उसमें एंटर करेगा, सिर्फ कस्टमर पर वो 10, 15, 20 मिनट लगाएगा। एग्जैक्टली। दूसरा ये है जी कि जब आप पूरे आबादी के स्प्रेड को देखते हैं तो पूरे मुल्क के अंदर फर्ज करें आपने कोई 10,000 दुकानें देखनी है, आइडेंटिफाई करनी है, 15,000 दुकानें, क्योंकि एक दुकान के ऊपर एरिया वाइज होते हैं ना लोग, तो 10,000 दुकानें आइडेंटिफाई करके उनके फोन नंबर, उनका ये सारा प्रोसेस हम लोगों को जो ख्वाब दिखा रहे हैं, ये ख्वाब प्रैक्टिकली जब ग्राउंड पे आएगा तो ये नाइटमेयर बन जाएगा। ये मैं आपको आज बात कह रहा हूँ कि इसके ऊपर देखिएगा क्या खौफनाक सूरत हाल आती है, और अल्टीमेटली इनको फिर वहीं वापस जाना पड़ेगा। आपने सर्वे कर लिया पॉवर्टी का, आपके पास वो लोग आइडेंटिफाइड है, उनको आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए पैसे दे रहे हैं, अगर वो नहीं तो अदरवाइज उनके अकाउंट्स आपके पास आ गए हैं, इजी पैसे का निजाम है। और कई मैकेनिज्म, डायरेक्ट कैश सब्सिडी दें या यूटिलिटी बिल्स में, गैस में और बिजली में, इन दोनों की बात में लोगों को रिलीफ दे दें, ताकि जो उनको अदरवाइज उन्होंने कमोडिटी चाके बाजार से खरीदनी है, वो पैसा जो उन्होंने यूटिलिटी बिल में अदा करना है वो वहां दे ले, उसका तो समझ आएगी। लेकिन ये गवर्नमेंट सिर्फ ऐलान करने की हद तक है, अमल तो उन्होंने करना कोई नहीं। सही। अब कारी साहब, ज़रा अभी चूंकि कामिल अली आगा साहब मेरे साथ मौजूद थे तो उन्होंने बड़ा वाज़े कहा कि पीपल्स पार्टी कोई अदम एतमाद की तजवीज़ लाना ही नहीं चाहती, और अगर लेकर भी आती है तो हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो ये नून लीग उसको सीरियसली कंसीडर नहीं करती थी। ज़ाहिर उन्हें भी ये अंदाज़ा होगा कि काफ लीग कहीं हिलने वाली नहीं है। तो इस तजवीज़ को अभी भी आप आने वाले दिनों में काबिल अमल समझते हैं? एहसन इकबाल साहब की खुर्शीद शाह साहब से मुलाकात हुई, खुर्शीद शाह साहब हमजा शहबाज साहब से भी मिलने जा रहे हैं, उन्होंने उनको मदऊ किया है। तो ये इन मुलाकातों में कहीं अदम एतमाद वाला ऑप्शन भी डिस्कस हो रहा है? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है कि डायरेक्टली शाह साहब को पार्टी ने मैंडेट दिया है ये बात करनी, क्योंकि शाह साहब अगर बात करेंगे तो यकीनन लीडरशिप से मुशावरत के बाद ही करेंगे ना, अपने तय तो नहीं करेंगे। लेकिन ये जो अदम एतमाद वाला तस्वर है, इस पे तो हमारी पार्टी का बड़ा ओपन स्टैंस है, खुला, कि अगर मुस्लिम लीग इस बात पे पहले दिन राजी होती तो अब तक ये काम हो चुके होते। अब गुजर गया, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, बट इवन देन आज भी अगर हमारे मुस्लिम लीग वाले साथी इस बात पे एग्री कर जाएं और नेक नीति से पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान खड़ा करने की बातें ना करें, चैलेंजेस ना दें, बल्कि इसको एक टीम वर्क के तौर पे लें, तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। इसलिए कि पंजाब के अंदर 15-16 वोटों का फर्क है, और मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि जिस तरह आप परेशान हैं, आप लोगों की परेशानियां देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, पीटीआई के लोगों को और मुश्किल है। उनके एमपीएस को, उनके एमएनएस को हलकों में जाके लोगों के ताने तशरीह सुनने पड़ते हैं। बड़ी मुश्किल सूरत हाल है लोगों की आज इस वक्त, और वो समझ रहे हैं कि आइंदा हमें वोट नहीं मिलेगा, और उसकी बुनियाद पे आज वो लोग अपनी अदरवाइज प्लेसमेंट चाहेंगे, उनको कोई ना कोई स्विच करने के लिए, अपनी बात करने के लिए। ये मामला कोई इतना मुश्किल नहीं है, किया जा सकता है। हाँ, शर्त यह है कि हम नेक नीति के साथ अगर इस बात को कबूल कर लें, ये ना हो कि जी हमारा ख्याल हो कि मुस्लिम लीग को जज करे, मुस्लिम लीग का ख्याल हो कि जैसे पीपल्स पार्टी ने बात की है अब पीपल्स पार्टी को जज करे, और पॉलिटिकल पॉइंट्स को रहेगा। पीपल्स पार्टी से बैकआउट नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का अभी पिछले दिनों की दोबारा ये ऑफर थी कि अगर मुस्लिम लीग इस पर राजी होती है तो हम इस पर हाजिर। लेकिन कारी साहब, फिर नून लीग भी ये जवाब देती है कि पीपल्स पार्टी वो 10-15 सीटों का इंतजाम करके हमें बता दे तो हम भी उसको वेलकम करेंगे। जब हुकूमत के इत्तेहादी इतना खुलकर ऐलान कर रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं, तो हुकूमत के अपने लोग ये हिम्मत कैसे करेंगे कि वो हुकूमत के खिलाफ जा सकें? अरे यार, ये इत्तेहादियों के तो नारे लगते हुए होते हैं ना। आगा साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने तो इसी तरह तसल्ली देनी है ना। जब वक्त आएगा हम आपको बताएंगे किस तरह चीजें खिसक जाया करती है, लेकिन पहले हमारे अंदर तो एक यकीयती हो। हम तो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी लाए, पीपल्स पार्टी, इसका मतलब चैलेंज हुआ ना पीपल्स पार्टी, कि पीपल्स पार्टी को चैलेंज करो, लाओ भाई। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम आपके साथ बैठ के वर्किंग करने को तैयार है, बंदे लाने को तैयार है, और लोग बिल्कुल आने को तैयार है। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। उसके लिए मैंने राणा साहब के जवाब में बड़े अदब से मैंने उनकी दावत को कबूल करते हुए कहा था कि आप अपनी क़यादत से कहिए, हमारी क़यादत से बात कर ले, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास तो ये स्ट्रेंथ है नहीं। अगर हमारे और कारी साहब, आपकी उस ऑफर के बाद अभी तक बिल्कुल खामोशी है, क़यादत के लेवल पे कहीं कोई बज़ाहिर ऐसा कोई राब्ता हुआ नहीं है। देखिए, मेरे तो इल्म में नहीं है,
करना चाहिए। अगर मैंने यही कहा ना कि इसमें कंडीशन ये है कि अगर मुस्लिम लीग इस बात पर राजी होती है तो हम आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। और एक बात और याद रखिए जी, इस हुकूमत से जान छुड़ाने का और कोई तरीका नहीं। यानी अगर हम इस्तीफे दे देते, असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती, इस्तीफों तो नहीं होनी थी, डेडलॉक होने थे। अगर असेंबलियां डिसॉल्व हो जाए और 90 दिन के अंदर नए इंतखाब कराने हों तो फिर वो किस कानून के तहत होंगे? वो जो इस वक्त एग्जिस्टिंग लॉ है उसके तहत होंगे। बिल्कुल वो उसी अरेंजमेंट के तहत होंगे जिसके तहत 2018 के इंतखाब हुए। वो उसी फिजा में होंगे जो 2018 में हुए थे। तो फिर हम कल खड़े होकर कह रहे होंगे कि ये धांधली हुई है, ये गलत हुआ है। तो सिवाय इसके, और जो गवर्नमेंट करना चाह रही है, गवर्नमेंट का तो इस वक्त वतीरा ही बड़ा गलत है। गवर्नमेंट तो ये चाह रही है कि वो इलेक्टोरल तरमीम जो है लॉज में वो सिंगुलरली करे, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का और वो ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट दे के ये ई वोटिंग का, उसके जरिए धांधली के मंसूबे बना रहे हैं। अगर आपने उनके कहने पे चलना है तो फिर अल्लाह अल्लाह, लेकिन अगर आपने इत्तेफाक राय से हुकूमत को फारिग करें, इत्तेफाक राय से जिस तरह हमने 18वीं तरमीम की थी, NFC किया था, उस तरह ही हम इत्तेफाक, और हमारे दौर में भी इलेक्टोरल जो तरमीम हुई थी लॉज में वो इत्तेफाक राय से हुई। आज भी इत्तेफाक राय से कवानीन में तरमीम होनी चाहिए ताकि उसकी ओनरशिप हो हर तरफ से। जिस तरह EVM को और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को और दूसरा जो ई वोटिंग है, इसको पूरा मुल्क रजिस्ट कर रहा है, सारी अपोजिशन रजिस्ट कर रही है। इस तरह की सूरत हाल में कोई तरमीम फिजिबल नहीं होती, प्रैक्टिकली नाकाम हो जाती हैं। अगर हुआ भी तो उसका फायदा नहीं होगा। लेकिन हम जो कह रहे हैं वो वाहिद रास्ता है कि ये गवर्नमेंट जाए, एक गवर्नमेंट आए जो गवर्नमेंट ऑफ कंसेंसस बन जाए और वो सबसे मुशावरत करे। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, गुफ्तगू कर, और जो भी उनके एज पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन की जमातों पर, हुकूमत की पॉलिसी पर, कारकर्दगी पर, वो उन्होंने पेश किए। एक ब्रेक के बाद जो नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक़ अब हुकूमत के अंदर से भी कुछ आवाज़ें आ रही हैं, उस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान चेयरमैन नैब की तैनाती के तनाज़े के बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पिछले महीने एक दूसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसके तहत चेयरमैन नैब की तकर्रुरी में तौसी के साथ चेयरमैन नैब की दोबारा तैनाती भी मुमकिन बना दी गई। हुकूमत ने जो दूसरा ऑर्डिनेंस जारी किया था उसमें यह कहा गया था कि चेयरमैन नैब की तकर्रुरी 4 साल के लिए होगी और इस दौरान ही उनको उनके ओहदे से उसी तरह हटाया जा सकेगा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए हटाया जाता है। फिर 1 नवंबर को इस ऑर्डिनेंस में दोबारा तरमीम करके एक तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया और इस बार ऑर्डिनेंस में तरमीम करके नैब चेयरमैन को हटाने का तरीकाकार बदला गया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का इख्तियार वापस लेकर फिर यह इख्तियार सदर मुमलिकत को दे दिया गया। हुकूमत की मुखालफत में अपोजिशन शुरू से ही इस नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को मानने के लिए तैयार नहीं थी। सदारती ऑर्डिनेंस को हुकूमती बदयानती अपोजिशन ने करार दिया, इसको NRO करार दिया, लेकिन अब तो तीसरे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर सिर्फ अपोजिशन से ही नहीं बल्कि हुकूमत के अंदर से भी अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बैरिस्टर खालिद जावेद खान हुकूमत की इस तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सदर को देने से तनाज़ा पैदा होगा और सदर मुमलिकत को अगर चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार दे दिया गया है तो वो भी इसमें मुलव्विस हो जाएंगे, जिससे कानूनी मसाइल भी जन्म ले सकते हैं। इसलिए चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही बेहतरीन अब इस सिलसिले में मजीद गुफ्तगू करते हैं साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि ये बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है। जो हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए तजवीज़ किया है वो हो सकता है या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही एक बेहतर फोरम था। राजा साहब, अब अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की भी ये राय सामने आ गई है, वो भी ये समझते हैं कि सदर मुमलिकत को ये इख्तियार देना मुनासिब नहीं है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये बेहतर फोरम था। आप उनसे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, ये जो चेयरमैन नैब को हटाने का जो सेक्शन है नैब ऑर्डिनेंस में, उसमें काफी इबाहम था शुरू से ही। उसमें लिखा हुआ है द चेयरमैन नैब कैन बी रिमूव ऑन द ग्राउंड्स अ सुप्रीम कोर्ट जज इज रिमूव। उन ग्राउंड्स पे इसको रिमूव किया जा सकता है जिन ग्राउंड्स पे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। अलबत्ता इसमें ये नहीं लिखा गया कि इसको रिमूव कौन करेगा। तो इसी तनाजुर में एक रेफरेंस हालिया आया था जस्टिस जावेद इकबाल के खिलाफ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने
अटॉर्नी जनरल से पूछा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कि आप ये बताइए कि क्या इसमें हमें इख्तियार है कि हम इसको हटा सकते हैं। तो उसमें जब ये हुकूमत के पास बात गई तो हुकूमत के पास दो ऑप्शंस थी। एक तो इस इब्हाम को क्लियर कर देते कि ही कैन बी रिमूव, जैसे कि जो हमारे ऑडिटर जनरल पाकिस्तान है उनकी रिमूवल का तरीका लिखा हुआ है कि ही कैन बी रिमूव इन द सेम मैनर एज सुप्रीम कोर्ट जजेस रिमूव। जहां पे लफ्ज मैनर आता है तो इसका मतलब है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये एक सिर्फ लफ्ज लिख देते इन द सेम मैनर तो फिर तमाम इख्तियारात सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास ही रहते और वो ही उन्हें हटा सकते थे। लेकिन इन्होंने उसको ऑल टुगेदर चेंज कर दिया और इख्तियार दे दिया सदर ममलिकत को कि आप रिमूव कर सकते हैं, जो कि ये है कि सदर ममलिकत ऑल्दो के पूरे पाकिस्तान के सदर होते हैं लेकिन वो जो हुकूमत होती है उसी से बिलोंग करते हैं, उसी के वो नॉमिनी होते हैं। तो इससे जो नैब जिसको कहा जाता है ऑल्दो के सिर्फ कहने की हद तक एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जरूर आ जाएगा कि जब उनको निकालने का इख्तियार सदर ममलिकत होगा। और इसके साथ दूसरा प्रॉब्लम ये आएगा कि इसमें कोई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तो एक जजेस की बॉडी होती है, वो बैठती है, हियरिंग करती है, उसके बाद सुना जाता है। तो इसमें क्या सदर ममलिकत खुद बैठेंगे अगर चेयरमैन नैब के पास के खिलाफ कोई एलिगेशन है? और राय साहब ज़ाहिर है इस वक्त जो सदर ममलिकत हैं वो तो हुकूमती पार्टी के पॉइनियर्स में से शामिल हैं, कई दहाइयों से वो जमात के साथ हैं, उसको बनाने वालों में, उसको मजबूत करने में उनका बड़ा अहम किरदार है। तो ऐसी सूरत हाल में उनको ये इख्तियार देना उनकी अपनी पोजीशन को नहीं मुतनाज़ कर देगा? फिर ज़ाहिर अपोजिशन की जानिब से उन पर इल्ज़ामात लगेंगे। बिल्कुल, ना सिर्फ उनकी अपनी पोजीशन को कि जो आइन में सदर पाकिस्तान की पोजीशन है वो भी मुझे मुतनाज़ा होती हुई नजर आ रही है। तो इसमें बेहतर जो तरीक़ाकार है वो यही था कि आप सिर्फ एक आध वर्ड उसमें चेंज करते कि इन द सेम मैनर कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा रहा है तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास ही इख्तियार रहना चाहिए था और वो ही इसकी प्रॉपर बॉडी है कि वहां पे अगर कोई एलिगेशंस है उसकी जांच पड़ताल हो सकती है, वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं नहीं समझता कि सदर ममलिकत को किस हद तक नैब के कवानीन का पता है, किस हद तक सर्विसेज के लॉस का पता है, किस हद तक ये पता है कि जनाब अगर ये एलिगेशन है तो उसके लिए जो एविडेंस आया है वो काफी है या नहीं। सो अब मेरे ताई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही बेहतरीन इसकी फोरम था एंड मोस्ट प्रोबेबली हुकूमत को अगेन रीथिंक करना पड़ेगा और मुमकिन तौर पर इसको दोबारा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को ही भिजवाना पड़ेगा। तो इसका मतलब राय साहब अगले चंद दिनों में हम फिर ये उम्मीद लगाएं कि एक और मजीद तरमीम होगी, फिर तरमीम के साथ ये ऑर्डिनेंस एक नई शक्ल में आएगा और दोबारा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को ही ये इख्तियारात वापस कर दिए जाएंगे? देखिए ये अभी इस ऑर्डिनेंस में भी यही हुआ कि जो 6 अक्टूबर को इन्होंने शायद गालिबन को जल्दबाजी में किया था, क्या किया था, जो ऑर्डिनेंस लेके आए थे उसमें उन्होंने एक ऐसा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर था जो कि हमारी सोसाइटी में और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत अहम है, वो है चीटिंग पब्लिक एट लार्ज। आप अवामुल नास के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और वो धोखाधड़ी कौन करते हैं हम देखते हैं कि सोसाइटीज वाले होते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज वाले, मुदारबाज वाले, लोगों की सारी जिंदगी जमा पूंजी होती है, एक फाइल पकड़ा देते हैं, मौके पे जमीन नहीं होती और मुदारबा कंपनी डबल चाहता है कि जी आप 10 लाख दें, हम आपको महीने के 3 लाख देंगे और 2 माह बाद वो गायब हो जाते हैं, हजारों लोगों के पैसे ले गए। तो इसको हुकूमत ने निकाल दिया था, लेकिन अब जाके उनको ख्याल आया कि ये हमने गलत निकाला, उसको वापस डाल दिया जी। तो राजा साहब ये ज़ाहिर है इसको हम फिर बार बार इस तरमीम को हुकूमत की क्या लैक ऑफ होमवर्क कहें, ये गैर संजीदगी कहें। हुकूमत के पास तो फ़रोग नसीम और बाबर अवान जैसे मुल्क के बड़े और प्रोफेशनल लॉयर्स मौजूद हैं, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम मौजूद है कानून की, फिर ये क्यों बार बार हुकूमत की जानिब से इसको गलती कहा जा सकता है कि क्यों गलती हो रही है? फिर मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं आज से कुछ 4-5 माह पहले कह रहा था कि फलानी तारीख को 8 अक्टूबर को चेयरमैन नैब्स रिटायर हो रहे हैं, तो इसके जो तरीक़ेकार है उसके बारे में हुकूमत अभी से होमवर्क करे और तैयारी करे। लेकिन एंड टाइम पे हमने देखा है कि हुकूमत आ जाती है और तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत है। हुकूमत के पास तो नेशनल असेंबली में मेजोरिटी है, सेनेट में चंद सीट्स का डिफरेंस है, तो उसको ये मुश्तरका इजलास बुला के
कोई भी कानून साजी कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म जो कानून साजी है, जिसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, इसको लाने का कुछ मेरी समझ में। और राजा साहब, जब ज़ाहिर है 120 दिन बाद इसकी कानूनी मुद्दत पूरी हो जाएगी, फिर भी तो उसी ऑप्शन के ऊपर जाना है हुकूमत को, फिर भी तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाना ही पड़ेगा। देखिए, उससे ज्यादा अगर अपोजिशन जिसकी सेनेट में मेजोरिटी है, अगर वो एक सिंपल करारदाद सेनेट में पास कर देती है कि ये कवानीन हमें मंजूर नहीं, ये कवानीन आइन के मुतरादिफ है और इनका ये जो कानून साजी हुई है ये गलत है ऑर्डिनेंस के जरिए, तो तब ऐसी सूरत में उस करारदाद के जरिए ही ये कानून ऑटोमेटिकली खत्म किया जा सकता है। लेकिन अपोजिशन ने सिर्फ ऑप्टिक्स कर लिया है, लेके आ जाए उधर से एक करारदाद सेनेट से, उनकी मेजोरिटी भी है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब, हमारे साथ मौजूद थे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे मामले की वजाहत उन्होंने कर दी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।